Business Economics, Chapter number 3, Theory of Production and Cost, Unit number 1, Theory of Production, Video number 3, Concept number 1, Capital, the third type of factor of production. So, capital refers to all man-made resources used in the production process. It is produced factor of production. In the other words, capital refers to all man-made goods that are used for further production for wealth. In fact, capital is a stock concept which yields a periodical income, which is a flow concept. Machine tool and instruments, factories, dams, canals, transport, equipments, etc. are some of the examples of capital. All of them are produced by man to help in the production of further goods. So, capital से आपको क्या समझ आ रहा है? कैपिटल बोले तो पूंजी. कैपिटल को अपन वेल्थ का पार्ट कहते हैं, ठीक है, जिसको अपन फर्दर और वेल्थ क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं. यहाँ आप ये मत सोचिएगा कि वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा ही हुआ है. मनी, लैंड, लग्जरी, ऐसी आइटम्स लाइक कार, गोल्ड, सिल्वर या फिर गुडविल, नॉलेज, ये सब भी वेल्थ का पार्ट है. सो मान लीजिए कि मेरे पास कैपिटल है. अगर मैं इनमें से किसी में भी वो कैपिटल इन्वेस्ट करती हूँ, विच मीन्स कि कैपिटल इज हेल्पिंग मी टू क्रिएट मोर वेल्थ, विच मीन्स कि अगर आप वेल्थ का यूज करते हो फॉर फर्दर वेल्थ क्रिएट करने में, देन ओनली हम उसे कैपिटल कहेंगे. अदरवाइज इट विल बी टर्म्ड एज वेल्थ ओनली, बिकॉज कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ. ठीक है, इसीलिए वेल्थ को हमें स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं, क्योंकि वेल्थ क्या है? आपके पास जो रखी रहती है, लाइक सोना, चांदी, ये सब क्या है? आपके पास एक स्टॉक रहता है. और जो आपके बिजनेस से आपको इनकम आती है वो क्या है? वो फ्लो कंसेप्ट है, विच मीन्स वो आती रहती है. ठीक है ना? स्टॉक और उसमें डिफरेंस समझ आ गया? वापस रिपीट कर रही हूँ मैं कि एक स्टॉक और फ्लो क्या होता है. स्टॉक वो होता है जो आपके पास रखा हुआ है, जैसे गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया. फ्लो वो होता है जो आपके पास डेली आता है, जो आप कमा रहे हो डेली. ठीक है? सो इसीलिए कैपिटल को प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या मैन-मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि कैपिटल फर्दर प्रोडक्शन करने में काम आती है. और इसको बनाया तो इंसान नहीं है, है ना? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर, दैट इज टाइप्स ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल कितनी तरह की होती है. ठीक है? सो फर्स्ट इज योर फिक्स्ड कैपिटल. Fixed capital is that which exists in a durable shape and renders a series of service over a period of time. For example, tools, machines, etc. ये पॉइंट आपको कह रहा है कि जो फिक्स्ड कैपिटल है, पहले हम इसका मतलब समझते हैं. इसका मतलब ये है कि ऐसी कैपिटल जिसका यूज आप बार बार कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि एक ड्यूरेबल टाइम के अंदर आपको वो यूज़ करना है, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल एसी, व्हीकल्स, मशीन्स, टूल्स, एट्सेट्रा. दीज ऑल आर फिक्स्ड कैपिटल बिकॉज मान लो कि आपके पास कार है, तो क्या आप कार में एक बार बैठेंगे, कहीं ट्रैवल करेंगे तो क्या कार ख़त्म? नहीं ना. कार को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कार को आप फर्दर वेल्थ
क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। बट देन नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। इट इज एन अनदर फॉर्म ऑफ कैपिटल which performs its function in production in a single use and is not available for further use. For example, raw material, seeds, fuel, etc. इस पॉइंट का ये मतलब है कि सर्क्यूलेटिंग कैपिटल ये फिक्स्ड का एक ऑपोजिट पार्ट है। मीन्स कि ये कैपिटल का यूज आप सिंगल टाइम कर सकते हो, बोले तो सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो, फिर खत्म। देन यू कांट यूज इट फर्दर। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल, सीड्स, फ्यूल एट्सेट्रा। लाइक मान लो आपने रॉ मटेरियल लिया, उसका यूज किया, उसे यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बना दिया, तो क्या आप फिर से उसे रॉ मटेरियल बना सकते हो, या क्या आप फिर से उस रॉ मटेरियल का यूज कर सकते हो? नहीं ना, एक बार यूज किया देन खत्म, ओवर। इसी को कहते हैं सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। सर्क्यूलेटिंग एंड फिक्स्ड कैपिटल को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में ना क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली नेक्स्ट इज आर रियल एंड ह्यूमन कैपिटल। इनका भी कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। सो नेक्स्ट इज आर रियल कैपिटल। रियल कैपिटल रेफर्स टू फिजिकल गुड्स सच एज बिल्डिंग्स, प्लांट्स, मशीन्स एट्सेट्रा। तो इसका भी काफ़ी सिंपल सा मतलब है कि रियल कैपिटल बोले तो फिजिकल गुड मीन्स हमारे आस पास भी जो चीज़ें हैं, लाइक टीवी हो गया, एसी हो गया, फैन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जैसे आप ये क्लासेस देख रहे हो। ठीक है, ये सब क्या है? फिजिकल गुड्स, बोले तो रियल कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज आवर ह्यूमन कैपिटल. It refers to human skills and ability. This is called human capital because a good deal of investment has gone into creation of these abilities in human. इसका मतलब भी साफ है कि ह्यूमन कैपिटल बोले तो इंसान की एबिलिटी या इंसान की क्षमता या स्किल. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू हेयर with my skills and ability means I am an human capital क्योंकि I am also helping to produce wealth. ठीक है, क्लियर था? काफ़ी सिंपल तो था ही यार, आना चाहिए आपको ये पॉइंट तो, है ना? एनीवेज, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज tangible capital. Tangible capital can be perceived by senses, whereas intangible capital is in the form of certain rights and benefits which cannot be perceived by senses. For example, patents, goodwills, patent rights, etc. ये हमें बताना चाह रहा है कि जो tangible capital है ना, tangible capital बोले तो जो चीज़ हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, दैट इज टैंजिबल. और इनटैंजिबल बोले तो जिस चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते. ठीक है, सिमिलरली यहाँ टैंजिबल कैपिटल का मीनिंग है जिसको हम सेंस में देख सकते हैं या परसीव कर सकते हैं, एंड इनटैंजिबल मीन्स जिसको हम टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, पेटेंट राइट्स, गुडविल्स, पेटेंट्स एट्सेट्रा. ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी सिंपल था. आई होप आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा, बिल्कुल माइंड में ही बैठा होगा आपके, है ना? तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इंडिविजुअल कैपिटल. इंडिविजुअल कैपिटल इज पर्सनल प्रॉपर्टी
owned by an individual or a group of individual. For example, own car. पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इंडिविजुअल कैपिटल क्या होते हैं. इंडिविजुअल कैपिटल बोले तो खुद की प्रॉपर्टी, मीन्स ओन्ड प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल. पॉइंट तो खत्म हो गया, एक्सप्लेनेशन गई. तो यही था इसका एक्सप्लेनेशन. आपने पॉइंट देखा क्या था? इंडिविजुअल कैपिटल. तो इंडिविजुअल कैपिटल तो यही होगा ना कि भाई अपनी खुद की प्रॉपर्टी है ना, बोले तो खुद की प्रॉपर्टी जो हमने खुद खरीदी है, खुद बनाई है. ठीक है, ये पॉइंट तो काफी इजी था भाई, है ना. नेक्स्ट पॉइंट इज आर सोशल कैपिटल. सोशल कैपिटल इज व्हाट बिलोंग्स टू द सोसाइटी एज अ होल इन द फॉर्म ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एटसेट्रा. तो सोशल कैपिटल बोले तो समाज की प्रॉपर्टी, मीन्स विच बिलोंग टू द सोसाइटी एज अ होल. सो these are the types of capital. ठीक है. Now next is coming capital formation and stages of capital formation. It is very simple and a very short topic. So capital formation means a sustained increase in the stock of real capital in a country. It is also known as investment. It is thus an addition of capital goods like machine, tools, factories, transport facilities, power, etc. in the country. These goods are used for further production of goods and thus increases the production capacity of the country. It plays a very important role in the development of an economy generally. Higher the rate of capital formation, more will be the economical development in the economy. इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल फॉर्मेशन बोले तो कैपिटल का निर्माण करना. ये तो हमें पता ही था कि कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट, राइट. तो अब इन रियल टर्म्स किसी कंट्री की स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीज होता है तो उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं. विच मीन्स कि अगर किसी कंट्री में कैपिटल गुड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन इज लाइक मशीन्स, टूल्स, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, विच मीन्स दे आर यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसीलिए कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब भी वेल्थ क्रिएट करना ही होता है. ठीक है, आ गया समझ कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है. तो चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन एंड स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन के कंसेप्ट को और अच्छे समझते हैं विद लॉजिक. ओके, तो मान लो कि ये मिस्टर संजू हैं. लेट्स से 10,000 पर मंथ की इनकी अर्निंग है. अब ये 10,000 का कैसे यूज़ करते हैं? इन पैसों में से इनके घर का बस कंजम्पशन का काम ही चलता है. मीन्स इनके पास सेविंग के लिए कुछ नहीं बचता है ना. भाई 10,000 रुपये है, वो क्या खाएगा या सेव करेगा? खाएगा ऑब्वियसली, है ना. तो विच मीन्स कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन. भाई जितनी इनकम है उतनी हमारी कंजम्पशन भी है. बट अब क्या होता है कि इनकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, फ्रॉम 10 से 20,000 हो गई. अब ये क्या करेंगे? क्या अब भी ये सारे कंज्यूम करेंगे? नहीं ना. ऐसा तो है नहीं कि इनकम बढ़ने से वो कहेंगे कि पहले हम 3 टाइम खाना खाते थे, अब हम 6 टाइम खाना खाएंगे. ऑब्वियसली नॉट. बट कंजम्पशन में इंक्रीज तो हो गई. तो पहले ये मिठाई वगैरह ज़्यादा नहीं खा पाते थे, अब खा भी लेंगे, तो कंजम्पशन तो इंक्रीज होगी ही होगी. सो नाउ एज इनकम इंक्रीजेज, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज. ठीक है, कंज्यूम करने के साथ साथ
अब वो सोचेगा कि कुछ सेविंग्स भी कर लेता हूँ, क्योंकि कंजम्पशन के बाद भी कुछ पैसा बच रहा है. So now as income increases, saving also increases, but the proportion of increase in consumption या demand to saving is not the same. मतलब इनकम बढ़ी तो सेविंग भी बढ़ गई. तो ये हो गया हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब. बट फर्दर, बिकॉज कैपिटल फॉर्मेशन इज अ वास्ट कंसेप्ट, इसको फर्दर डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. तो चलिए समझते हैं एक एक करके इसके स्टेजेस. स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. फर्स्ट इज सेविंग. सेविंग रिप्रेजेंट्स दैट पार्ट ऑफ इनकम which is not consumed. Level of saving in a country depends on first, ability to save, second, willingness to save. The ability to save depends upon the income of an individual. Generally, higher the income, higher is the saving. This is because with an increase in income, the propensity to consume comes down and the propensity to save increases. This is true not only for an individual but also for the economy as a whole. A rich country has greater ability to save and thereby can get richer quickly as compared to poor country which has no ability to save and therefore has limited capacity for growth in national income given in the capital output ratio. On the other hand, willingness to save depends upon the individual concern about future. If a person is foresighted and wants to make future secure, he will save more. If an individual is farsighted and wanted to make his future secure, he will save more. Moreover, the government can enforce compulsory saving of the employed people by making insurance and provident funds compulsory. Government can also encourage saving by allowing tax deduction on income saved. In recent years, business community savings and government saving are also becoming important. Second is that mobilization of saving. The money saved by the household must enter to the circulation, that is, must be mobilized and make them available to the businessman or the entrepreneur who require it for the investment purpose. This requires a network of banks, financial institutes like UTI, IDBI, etc., insurance company, etc. Such facility help to promote high rate of mobilization and canalization of savings. Okay. Third is your investment. The process of capital formation gets completed only when the real income, when the real savings get converted into the real capital asset. An economy should have an entrepreneurial class which is prepared to bear the risk of business and invest savings in productive avenues so as to create a new capital asset. ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं आपको, मैं आपको इसको बहुत ही क्लियर शब्द में समझाऊंगी अब. तो कृपया करके आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना कि ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के लिंक्ड हैं और ये क्या कहना चाहते हैं वो समझिए. ठीक है, तो चलिए विद द सेम एग्जाम्पल हम आगे बढ़ते हैं कि मिस्टर संजू ने सेविंग तो कर लिया किसी वजह से. ठीक है, इनकम ही नहीं होगा तो सेविंग कैसे होगा बताओ. इसीलिए इनकम इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. तो मान लीजिए कि
उसकी इनकम बढ़ जाती है, मतलब 50,000 हो जाती है या 50,000 रुपीज हो जाती है, ठीक है, 50,000, तो अब उस डिसाइड करेगा कि भाई अब मैं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट सेव कर सकता हूं बैंक के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसकी तो सैलरी इंक्रीज हो गई, यानी इनकम इंक्रीज हो गई। सो जब वो बैंक में जाता है तो अब आप देख सकते हो कि जो मिस्टर संजू है वो ये पैसे अपने अकाउंट में सेव करने लगा। तो अब आप देख सकते हो कि मिस्टर संजू क्या कर रहा है, अपने पैसे अपने अकाउंट में सेव करने लग रहा है। तो उन्हें पता लगा कि यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करेगा कि वो सेविंग करे या नहीं, जिसमें से फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज इनकम, जिसको हमने पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट इज आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब अगर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो वो ज्यादा सेव करेगा, सिमिलरली अगर वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसको तो वो कम सेव करेगा। सो एक फैक्टर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जिस पे सेविंग डिपेंड करती है। सेकंड इज गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक टैक्स डिडक्शन। अगर गवर्नमेंट की तरफ से सेविंग पर मिस्टर संजू को टैक्स पर अच्छा डिडक्शन मिलता है तो वो एनकरेज होने लगेगा कि भाई मेरे को सेविंग करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो तो तभी सेविंग करेगा कि जब उसका उसमें फायदा दिखेगा। तो मिस्टर संजू ने बैंक में सेविंग कर दी। अब बात आती है कि बैंक क्या करेगा, बताओ क्या करेगा। क्या बैंक जस्ट ये पैसे लॉकर में रख देगा? नहीं, बैंक उस पैसों को आगे मोबिलाइज करेगा, मीन्स कि वो आगे इन पैसों को यूज करेगा और फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज करेगा। मान लो कि हमारा पैसा अब मिलता है नेक्स्ट किसी मिस्टर एक्स को। अब मिस्टर एक्स क्या संजू को जानता है? नहीं, बट सेविंग एंड मोबिलाइजेशन के थ्रू संजू का पैसा मिस्टर एक्स के पास पहुंच गया, जिससे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, विच मीन्स कि क्या उससे कैपिटल फॉर्मेशन हुआ या नहीं, पहले तो आप मेरे को ये बताइए। जी हाँ, हुआ। अब वो पैसा मिस्टर एक्स ने बैंक से लिया, उसको फर्दर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, विच मीन्स कि ये एक प्रोसेस बन गया कैपिटल फॉर्मेशन का। लाइक मिस्टर संजू का पैसा गया बैंक में, देन बैंक ने मिस्टर एक्स को दिया, देन मिस्टर एक्स ने फर्दर इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्ट होते ही ये हो गया हमारा कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि इन्वेस्ट किया हुआ पैसा फर्दर यूज होता है वेल्थ क्रिएशन में, ठीक है। सो अगर मैं आपको एक नॉर्मल जिस्ट में समझाऊं, यानी तो बहुत छोटा बताऊं, तो ये कंसेप्ट बेसिकली क्या था कि यहाँ पे पहले सेविंग करी, देन उसकी मोबिलाइजेशन हुई, जब मोबिलाइजेशन हुई तो फिर इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। तो ये पूरे साइकिल में मूव हुआ है, ठीक है। सो सेविंग वाज आवर फर्स्ट स्टेप and investment is our last step which completes the whole cycle. Okay? I hope आपको ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। Well enough. तो चलिए देखते हैं हम इसके अब कुछ questions. So first question on the screen is tool, machines, etc. are included in option A circulating capital, option B fixed capital या option C sunk capital या option D human capital. So your correct answer is option number B fixed capital. Next question on the screen is the capital which belong to the society as a whole is called
ऑप्शन ए इंडिविजुअल कैपिटल, ऑप्शन बी ह्यूमन कैपिटल, या ऑप्शन सी सोशल कैपिटल, या ऑप्शन डी फ्लोटिंग कैपिटल. So your correct answer is option number C, social capital. Next question on your screen is, the third stage of capital formation is option A creation of savings, option B mobilization of savings, option C distribution of savings, या option D investment of savings. So our correct answer is option number D, investment of savings. ओके गाइज, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का. तो इस वीडियो में इतना ही. आगे हम बात करेंगे अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, दैट इज एंटरप्रेन्योर. टिल देन, थैंक यू.